नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में रोजगार बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। पीएम के इस अभियान को काफ़ी महत्वाकांक्षी भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बन सकता है। जब चीन अपनी पहचान मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बना पाया है तो हम ह्यूमन रिसोर्स हब के तौर पर उभर सकते हैं। उनका कहना था कि दुनिया ने हमारी IITs को सराहा है, लेकिन इस सदी की ज़रूरत दरअसल ITI है। सरकार इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए खर्च करके 2022 तक 40 करोड़ स्किल्ड वर्कर्स तैयार करना चाहती है। इस योजना को सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई, वॉर ऑन पावर्टी मानकर शुरू किया है। किस तरह से ये लागू की जाएगी ये पूरी स्कीम, ये कार्यक्रम, कितना फ़ायदा युवाओं को हो सकता है, किस तरह की चुनौतियां हैं इस पूरी राह में, ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में खास मेहमानों के ज़रिए। मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। दूसरे खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण झा हैं, प्रोफेसर हैं JNU में। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन हैं, रश्मि चारी हैं, वोकेशनल एजुकेशनिस्ट हैं। और साथ ही एक और खास मेहमान दिलीप चिनॉय हैं मेरे साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CEO हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सीधे सीधे पूरा जो स्किल इंडिया है उससे लेना देना है उनका, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तकनीकी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो कैसे अमल में लाया जाएगा। दिलीप चिनॉय जी, अगर आप ही के साथ मैं शुरुआत करूं तो काफ़ी महत्वाकांक्षी इस पूरी स्कीम को माना जा रहा है। अगर नंबर्स ही देखें तो लाखों करोड़ों में बात हो रही है। अगर आप हमें कुछ पॉइंट्स में यह बता पाएं कि इसको अमल में किस तरह से लाया जाएगा। तो जैसे जो कल जो UN वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पे एक नेशनल स्किल मिशन और नेशनल स्किल पॉलिसी रिलीज किए हुए थे, और PMKVY जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसको भी लॉन्च किया गया था। उसके 2 या 3 महत्वपूर्ण बात है। पहली जो है, ये एक राष्ट्रीय स्तर में जो स्किल मिशन है उसका खुद प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे, और उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। दूसरा जो है, जो पहले जो खाली पॉलिसी थी वो खाली स्किल डेवलपमेंट पे थी, और ये जो ये पॉलिसी है ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे है। क्योंकि ये एक तरीके से माना गया है कि खाली अगर हम नौकरियों पे फोकस करें तो जो हम एंड आउटकम चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। जो पहला जो इसका स्कीम जो लॉन्च किया जाएगा इस साल, वो 24 लाख व्यक्तियों के लिए है। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। उसके अंतर्गत दूसरा जो है, आपने देखा कि इवेंट में अलग अलग मंत्रालय के भी मंत्री बैठे हुए थे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कोल एंड माइंस और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, और इन सब मंत्रालयों के साथ एक समझौता हुआ है। और उन मंत्रालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए और उनके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक तरीके से जो CSR पैसा है, उसके लिए भी 1 साल का एक योजना बनाई गई है, और उसको भी देश भर में इम्प्लीमेंट किएंगे जी। तो ना केवल एक पॉलिसी अनाउंस की गई, लेकिन उसके साथ जो एग्जीक्यूशन प्लान भी साथ में है। जी। दिलीप चिनॉय जी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बार बार प्रधानमंत्री के बयान से उभर के आई, उन्होंने कहा कि बहुत ऊंचा अगर कोई ना भी पढ़े, बहुत ज़्यादा ना भी पढ़े, लेकिन हुनर की जो अहमियत है, जो एक भारत की ग्लोरी रहा है, उसको वापस लेकर आना है। हम समझना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, किस शिक्षा के स्तर को टारगेट करना चाहते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल यानी कि 10th और 12th पास लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ड्रॉप आउट्स का भी जिक्र किया कि वो लोग जो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब माँ बाप की संतान है, तो क्या हम उस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं? ये जो टारगेट ग्रुप है वो अलग अलग टारगेट ग्रुप है। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने वो ग्रेजुएट के भी जिक्र किया था, कि जब उन्होंने पूछा कि वो ग्रेजुएट है क्या काम करते हो, उन्होंने बार बार कहा मैं तो ग्रेजुएट है। लेकिन जो उनका पूरा जो एक जो उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, वो यूथ जो था एज ग्रुप जो 18 से 35 के आयु तक है, वो एक ग्रुप होता है। उसमें जो लोग कॉलेज ना जा पाए और स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर गए, उन्होंने खास तौर पे इन 2 मेंशन किए थे, 2 ग्रुप्स को, वो एक टारगेट ग्रुप है। और अगर आप देखें जो आंकड़े दिए गए थे, तो 40 करोड़ लोगों को स्किल करना है 2022 तक, ये सबसे ज़्यादा एक ग्रुप होगा। दूसरा जो ग्रुप भी है जो उन्होंने बात की थी, ये है जो आज की डेट में
काम करते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो वो मेसन हो, चाहे वो कहीं और किसी सलून में काम करता हो, हेयर ड्रेसर हो, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये उनके लिए एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के द्वारा एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि उस सर्टिफिकेट के बदौलत वो अगर अपना हुनर का एक बता सके कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, और उनको आगे जाके उस सर्टिफिकेट का फायदा होगा जी। अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में युवकों को इस सर्टिफिकेट के द्वारा ज़्यादा स्किल्ड से अनस्किल्ड से स्किल्ड वेज मिलेगा, और अगर वो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी तो उनके जो आउटकम है, जैसे बार बेंडर को पीस रेट का मिलता है, तो वो उनकी आमदनी भी हर महीने की आमदनी बढ़ सकती है। तो ये एक दूसरा टारगेट ग्रुप है। तीसरा टारगेट ग्रुप है जो ग्रेजुएट्स और जो अड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, उन्होंने एक बात कही थी कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो कल के टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो आज उन क्षेत्र में काम करते हैं और जो उन सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग मिले कि वो जो मेक इन इंडिया की जो हमारी प्रयास है उसमें भी हाथ बताएं। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम बातों को एक्सप्लेन किया है। अब इसी को हम बहस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर प्रवीण झा, ये बताइए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और अब स्किल इंडिया, क्या आपको इसमें एक तारतम्य नज़र आता है? एक आपको कोई नज़र आता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं ये चीज़ें? और दूसरे, जिस तरह से अभी दिलीप चिनॉय ने जो बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से इम्प्लीमेंट इसको किया जा सकेगा? क्या आपको ये डूएबल लगता है? देखिए, सबसे आवश्यक चीज़ जो है इन चीज़ों को करने के लिए, वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज कई किस्म के, एक तो उचित राशि चाहिए उसके लिए, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो जो उसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे आपका उस तरीके से किस लेवल पे आप, जो चिनॉय साहब ने कहा एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है, लेकिन मैं तो कहीं इंस्टीट्यूशंस देख ही नहीं रहा हूँ इस देश में। और जो तारतम्य की बात आपने कही, वो एक नारे के तौर पे तो तारतम्य है ही, मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह का एक बैकअप होना चाहिए, जैसा मैंने आपको रिसोर्सेज की बात की, कुछ दिनों पहले मैंने एक केयरफुल सारे बजट्स का अध्ययन किया था और ये देखा कि भाई क्या एलोकेशन है हमारा। एलोकेशन जो है उस समय स्किल से जुड़ा हुआ जो था 0.2% ऑफ जीडीपी के आसपास था, वो जो है 26 महकमे के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता था। 0.2%। हाँ, और वो एक को पता नहीं था कि दूसरे से क्या हो रहा है। वो पहली बात तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात थी जो आप दे रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से वो ये था, और जो टोटल नंबर ऑफ स्किल्स हैं हमारे यहाँ, जिसको हम स्किल में गिनते हैं, उस तरह से आप देखिएगा तो तकरीबन 400 के आसपास आते हैं। चीन में यही चीज़ जो है 4000 है। हिंदुस्तान में जो इन हाउस ट्रेनिंग वाली बात है, जब वर्कर्स की बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 10 से 12% के आसपास जो है, वो अलग अलग आंकड़ों के आधार पर आपको आता है। वहाँ पे जो 90% के आसपास है। जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए होना चाहिए, जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग का जो है, वो है ही नहीं हमारे पास। जो था उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया। जो था उसको एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को, और ये आज की बात नहीं है, यूपीए के दौरान ही ये शुरू हो गया था कि उस पर निर्भरता आपकी बढ़ती चली गई और उस निर्भरता से कोई ख़ास फ़ायदा आपको हो नहीं रहा था। इंडिपेंडेंटली प्राइवेट सेक्टर अपने लेवल पे चीज़ें कर ही रहा है। एजुकेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस देश में हो गई है और उसमें वो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी है, लेकिन जो पर्पज़ एक होना चाहिए, जिसको हम सर्व करना चाहते हैं, उसके अलावा जो एक बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम फाउंडेशन कहेंगे, उसकी क्या स्थिति है। आप देखते हैं बराबर, आप जैसे प्रथम के सर्वे आते रहते हैं और बहुत लोग इस पे काम करते रहते हैं। वे 5वीं क्लास का जो बच्चा या बच्ची है, वो पहली क्लास का सवाल या पहली क्लास का जो, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में, अगर आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, मतलब मेरा ये मानना है कि एजुकेशन को जो एक जिस तरह से एक उस पर ध्यान देना चाहिए, वो हम कर ही नहीं रहे हैं। जिस हुनर का जिक्र हो रहा है, स्किल की जरूरत हो रही है, जिसमें कभी कभी हम देखते हैं कि शायद पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं होती, जैसे बढ़ई है या इलेक्ट्रिशियन है या उस तरह के लोग हैं, प्लम्बर्स हैं, क्या इन लोगों को भी, जो वही कह रहे हैं अभी चिनॉय जी, कि उनको भी एक टारगेट करने की कोशिश है, बल्कि उन्होंने अपने भाषण में, देखिए, टारगेट करके
मुझे नहीं लगता है कि उससे उनका बहुत कुछ हो जाएगा। वो जिस किस्म की राशि की बात की जा रही है कि आप उसको एक छोटा सा हिसाब करके देख लें, यूपीए के दौरान जो है 500 करोड़ की राशि दी गई थी जब डॉक्टर सिंह थे प्रधानमंत्री, पहली बार जब हुआ था। अभी 1500 करोड़ की बात हो रही है। उसको आप बस बांट के देख लीजिए प्रति व्यक्ति क्या मिलता है। जी ठीक है। तो उसके बाद जो है, और उसमें आप जो बढ़ई बनना चाहते हो तो बन ही रहा है। मैं इनफैक्ट बिहार के कई लोगों को जानता हूँ, यूपी के कई लोगों को जानता हूँ जो चीन में काम कर रहे हैं। मतलब मिडिल ईस्ट के अलावा मैं चीन का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि चीन पे जो स्किल का जो पूरा ये रहा है, और अपने बूते पे गरीब परिवार से हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने वो रास्ता ढूंढ लिया। अभी हाल में किसी से मिला जो साउथ अफ्रीका पहुंच गया, वो इसी तरह प्लम्बर है, बिल्कुल, तो वो भी वहां पहुंच गया। मैं गोपाल जी आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन रश्मि जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ, फिर सवाल इकट्ठा करके आपकी तरफ आऊंगी। रश्मि जी, आपने सुना दोनों मेहमानों की बातों को, दो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी समझ में क्या आता है? ये तो नजर आता है साफ तौर पर कि जो देश का युवा है, जो कहीं ना कहीं मंदी के पूरे दौर से हम गुजर रहे हैं, और उस दौरान में इंस्पायर कहीं ना कहीं उनकी स्पीच कर रही है, उम्मीद वो जरूर जगाते हैं, लेकिन जिस बैकअप का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण झा कि उम्मीद जगाने के बाद उसे पूरा कर पाना, आपको नजर आता है? मुझे ऐसे लगता है कि ये सब पॉसिबल है, बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटर्स। और हमारे को पूरी जो प्लानिंग है इम्प्लीमेंटेशन की, देखिए वोकेशनल एजुकेशन या स्किल बिल्डिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रेनिंग ऑफ द यूथ. So what is our infrastructure for training? Who are the trainers? Are they skilled? Okay, then what is the duration? What is the certification? Have we worked out all that? And क्या हम उन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए? How are we getting those children into training institutes? These are very very important issues. बहुत बुनियादी सवाल आप उठा रही हैं, लेकिन जो अभी प्लान ऑफ एक्शन अभी समझाया गया, उसमें आपको ये नजर नहीं आता उसमें क्या? मुझे ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जिस बच्चे तक ट्रेनिंग पहुंचनी चाहिए, क्या हम उस बच्चे तक पहुंच सकेंगे? क्या हम उसको ट्रेनिंग रूम में ला सकेंगे? क्या हम उसको ट्रेनिंग दे पाएंगे? ऑल दीज थिंग्स साउंड वेरी नाइस, एंड फॉर द लास्ट मुझे लगता है 10-15 सालों से हम बहुत अच्छे प्लान्स बना रहे हैं, बट थिंग्स डोंट पर्कुलेट डाउन टू द लेवल वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। एक बहुत अच्छी बात जो बार बार कही गई वो ये कि उसी हुनर को सरकार मान्यता देगी, सर्टिफाई करेगी। पहली बात तो कितना संभव है ये, दूसरे और कितनी अहमियत इस बात की है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मिस्टर चिनॉय ने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ऑलरेडी जो हुनर है उसको हम सर्टिफाई करें, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट देन लेट अस रीच दोज पीपल, लेट अस हैव एक हमारे पास तरीका होना चाहिए जैसे हम उन बच्चों को ला सकें, उनकी सर्टिफिकेशन कर सकें। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट देयर शुड बी सम वे कि हम उनको अपनी जो स्किल्स है इम्प्रूव करने के और भी चांसेस दें, यू नो, हायर सर्टिफिकेशन, जी, दैट इज आल्सो। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कई सवाल इस दौरान इकट्ठे हो गए हैं। अभी प्रवीण झा ने भी कई सवाल उठाए हैं, प्रोफेसर झा ने, उन्होंने कहा है कि रिसोर्स का सवाल उन्होंने उठाया है, जिस तरह का फंड एलोकेशन है, फिर उन्होंने कहा जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए इतनी बड़ी तादाद को केटर करने के लिए, क्या वो हमारे पास हैं, क्या वो बैकअप हमारे पास है। और एक सवाल मेरा भी है कि स्किल डेवलपमेंट, यूपीए ने भी इसको एक बड़ा एजेंडा बनाया था, आपका एजेंडा किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है, और कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना था, जो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, या जो स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, उन सब के लिए सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता थी कि हम लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ 12,000 ITIs हैं। कितने IIT ऑलरेडी हैं और कितने और नए खुलने हैं IIM से। और एक आप देखिए, केवल एलोकेशन से अगर स्किल डेवलपमेंट हो जाता तो इतने सालों में हो जाता। एलोकेशन, सब मान रहे हैं कि एलोकेशन से केवल स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, ये मिशन मोड में जाना, तो एक ये मिशन मोड को इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ये। और दूसरी बात क्या है कि आखिर इस सारे उसका फोकस क्या है। केवल ये नहीं है कि नए नए इंस्टीट्यूशन खोल देंगे उसमें इसकी पढ़ाई होगी, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करेंगे, उनका फोकस करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए उनको तैयार करेंगे, उनको सर्टिफिकेशंस देंगे। गवर्नमेंट के टूल रूम है, हर मिनिस्ट्री के MSME मिनिस्ट्री के 10-10, 5-5 करोड़ के उनकी मशीनें लगी हुई है, टूल रूम है, करीब 1000 के करीब टूल रूम है। और हमारे यहाँ से इंडस्ट्री जो पढ़ के लोग ग्रेजुएशन वगैरह करके आते हैं,
वह केवल उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उनको हाथ से काम करने की वो पूरी मशीन्स को, वो इंजीनियर भी बनते हैं लेकिन मशीन हाथ से चला नहीं सकते, तो वह टूल रूम में जाएंगे। ये फोकस की बात है और ये कुरिकुलम को चेंज करने की बात है, उसमें इनकॉर्पोरेट करने की बात है। जहाँ तक कहते हैं कि इतने सालों में हमारे यहाँ 3.5% है जो कि स्किल्ड है और वही यूएस में 52% लोग स्किल्ड मैनुअल स्किल जानते हैं और इंग्लैंड में वही आंकड़ा 68% का है, तो कोरिया में ये 90% का है। तो हमें फोकस करना है कि जो हमारा ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल का एजुकेशन है वह केवल इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करता था, उसको स्किल डेवलपमेंट कर दे, उसको एम्प्लॉयबल बना दे। आज इंडस्ट्री के किसी भी लोगों से बात कर ले, वो कहेंगे हमारा यूथ जो है एम्प्लॉयबल नहीं है। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन उसको क्या हम फैक्ट्री में लगा के उसको मशीन चलवा सकते हैं? तो एक तो बात है कि उसे एम्प्लॉयबल बनाना। नहीं तो क्या आप ही कह रहे हैं, क्या आप ही कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री, मैं आपकी बात का जवाब चाहती हूँ कि जो इंडस्ट्री के लोगों ने जो सवाल उठाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी खासकर इसको लेकर काफी सवाल उठे थे कि जो छात्र पढ़ के निकल रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों ने कहा उनमें से कुछ फीसद सिर्फ एम्प्लॉयबल है, क्या स्किल इंडिया उसका जवाब है? बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं मोदी जी ने भी कहा है कि आप इंडस्ट्री को CSR का जो एफर्ट है वो क्या करेगा। अगर कोई इंडस्ट्री है उसको कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ITI खोल लीजिए, आपको परमिशन दे रहे हैं। CSR का बहुत बड़ा फंड है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर PSUs का वह इस CSR एफर्ट के लिए, तो फंडिंग भी है और सब चीज़ें। अगर सरकार को कह दें कि आप एलोकेट कर दीजिए बजट में, तो बजट तो डेफिसिट में चल रहा है हमारा, 4.5% के डेफिसिट में हम बजट पे चल रहे हैं। सरकार के पास तो पैसा कहाँ है? अल्टीमेटली हमें रिसोर्स जनरेट प्राइवेट सेक्टर से लाना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी से उसके साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। एक तो सवाल मेरे रश्मि ख्याल चारी से जी का था, वो ये बहुत अच्छा मिशन है और यह रिजल्ट अलाउ करेगा। और एक और चीज बात जो नहीं, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी, बस एक सेकंड, अभी कार्यक्रम में समय है मेरे पास, कि वह जो केवल एम्प्लॉयबल नहीं बना रहे बल्कि उनको एंटरप्रेन्योर्स भी बना रहे हैं। 34 लाख लोगों को लोन भी देंगे तो वो अपने इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ये सब बातें ध्यान में रखनी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर सत्येंद्र जी की तरफ जाऊंगी। रश्मि चारी बार बार सवाल उठा रही हैं कि मैकेनिज्म क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे आप उन बच्चों तक पहुंचेंगे जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल पूरा नहीं कर पाए गरीबी की वजह से, कॉलेज पूरा नहीं कर पाए, उन तक पहुंचने का क्या मैकेनिज्म है? क्या शिक्षा मंत्रालय को जाना होगा? किसी मंत्रालय को चिन्हित किया गया है? नहीं, आप देखिए कल 20 से ऊपर मंत्री वहां पे मौजूद थे। हर मंत्री को, हर मंत्रालय को या अलग अलग सेक्टर को, अपने डिफेंस वालों को डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट के लिए उनको कहा है, रेलवे वालों को रेलवे के लिए कहा है। तो इस तरह से सारे मंत्रालयों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इवन प्राइवेट सेक्टर्स के भी कई लोगों ने आगे आके फाउंडेशंस, NGOs इन सबको लेके और स्कूलों में भी अप्रोच को चेंज करने की बात है, ITI और इन सब। जी हाँ, क्या ये संभव है? हम सवाल उठाएंगे। सत्येंद्र जी ये बताइए, कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। गरीबों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो कह रहे हैं कि गरीबों की पूरी फौज मेरे पास है, हर गरीब मेरे साथ एक फौजी की तरह मौजूद है। जाहिर है लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद तो इस बात से बन रही है। और जिस तरह से गोपाल जी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं कि एक आदमी सिर्फ पढ़ लिख कर ना सिर्फ बने, यानी BA पास करके दुकान पर ना बैठना पड़े उसे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। और दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को स्किल इंडिया के तहत काम सौंपा जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में CSR का फंड को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। ये प्रवीण जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे काम तो पहले से हो ही रहे हैं ना, प्राइवेट सेक्टर तो अपने लिए लोगों को तैयार ही कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर CSR का फंड करके तैयार करेगा, ये इसमें कोई आज की परिस्थिति में जब ये तो फिर सारी पूरी इकोनॉमी से बात जुड़ती है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, उनको ज़रूरत होगी, जितने लोगों को ज़रूरत होगी वो कर लेंगे। गोपाल जी ने जो बात कही उसमें मुझे लगता है कि एक जगह कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर दिया उन्होंने इसको एम्प्लॉयबिलिटी, यूनिवर्सिटीज़ की एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ा है, स्किल इंडिया को जोड़ दिया। यूनिवर्सिटीज़ का तो कोई कोर्स नहीं बदला जा रहा है, जब तक वहाँ का पूरा कैरिकुलम नहीं बदला जाएगा, वहाँ की पढ़ाई का तरीका नहीं बदला जाएगा, तब तक स्किल इंडिया से जो वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेगा वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ी एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। बार बार चीन का कल भी जिक्र हुआ और आज भी जिक्र किया जाता है। यहाँ हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत टॉप डाउन करते हैं। चीन में जो आज चीन अगर चमक रहा है तो इसलिए चमक रहा है कि 1949 के बाद वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स में, खासकर एजुकेशन और हेल्थ में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया और उसका मैसिव प्लानिंग की गई। कल्चरल रिवॉल्यूशन में वो माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन के टर्म में, मैं उसमें पॉलिटिकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ का कल्चर बदला गया। अब आज इसमें महिलाएँ कहाँ हैं?
अगर महिलाओं को का आज भी हमारे सोशल सिस्टम में उनको घर के भीतर ही उनकी भूमिका है, तो उनको किस तरह की स्किल चाहिए और उनको किस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी होगी, ये सवाल इसके भीतर उठेगा। बेसिक चीज़ देखिए क्या है, प्रवीण जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, बुनियादी बात कही कि आपकी ये जो स्किल ट्रेनिंग जो आती है, प्रशिक्षण जो आता है वो शिक्षण के बाद आता है। पहले शिक्षा तो हो, पहले बुनियादी शिक्षा तो आपकी ऐसी हो। और अभी ये सर्वे, ये सेंसस आया है सोशियो इकोनॉमी से, जो बताता है कि आपके देश की क्या स्थिति है, लोगों की हालत क्या है। जो मेल न्यूट्रिशन के अगर आज भी 30% लोग शिकार हैं, 42% का आंकड़ा था, अभी कहा गया है कि वो 30 हो गया है, जो यूनिसेफ का सर्वे आया है। तो 30% लोग अगर मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनमें आप किस तरह का स्किल भर देंगे जिससे कि वो दुनिया में आप क्या, जो कल बात कही गई कि वो भारत ह्यूमन रिसोर्स का हब बन जाएगा। ये सारी बातें एक प्रवीण जी ने भी कही, मैं दोहरा रहा हूँ कि एक स्लोगन के रूप में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आज 2022 तक इससे देश की सचमुच तस्वीर बदल जाएगी, इसका भरोसा नहीं बन रहा है। दिलीप चिनॉय जी बताइए कि सवाल कई इकट्ठे हो रहे हैं, अभी प्रवीण जी ने कई सवाल उठाए, उसका भी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में। और दूसरी बात, 2 सवाल सत्येंद्र रंजन ने उठाए हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे भाषण में, पूरी स्कीम में महिलाएं कहाँ हैं, वो लड़कियां कहाँ हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, क्या उनकी भी स्किल ट्रेनिंग का कोई जिक्र होगा? क्योंकि जिस तरह के हुनर का जिक्र हो रहा है उसमें लड़कियों की भूमिका कम नजर आ रही है। तो कई प्रश्न उठे थे। पहले मैं लड़कियों का एक सीधा सा उत्तर देख लूँ। अगर आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने 3 स्किल कार्ड दिए थे, 3 बैंक लोन दिए थे और 5 लोगों को ये एक जॉब का ऑफर दिया था। तो 6 और 5 11 में से 7 लड़कियां थीं। तो ये आप देखिए कि बहुत सारे ट्रेड्स हैं। अगर आप NSDC के आंकड़े लेके चलें तो आज के तक जो हमने 50 करीब लाख लोगों को ट्रेन किया है पिछले 5 सालों में, उसमें से 30% के लगभग 27 से 30% में लगभग लड़कियां हैं। और कई ट्रेड्स में ऐसे हैं कि लड़कियां ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन अगर आप देखें देश की ओर देखें, जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और वो अलग है, वो एक और चैलेंज है आगे जा कर के। लेकिन स्किल इंडिया के द्वारे और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारे अभी आप देखें ब्यूटी में जो वर्ल्ड स्किल्स की जो ओशियाना में गोल्ड मेडल जो जीता वो लड़की थी, नेहा चंदा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि ये बड़े पैमाने में लड़कियां सामने आ रही हैं स्किल डेवलपमेंट में। जी ठीक है। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, बस आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ प्रवीण झा जी से। जी माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया। प्रवीण झा, ये बताइए कि आपने ये सब तो बातें कही कि क्या क्या आपको नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए? मुझे पॉइंट वाइज ये बताइए कि सरकार इन्हीं रिसोर्सेज में, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए? देखिए, नहीं, रिसोर्सेज को तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अगर ये मान के चलें कि रिसोर्सेज हमारे पास ही हैं, तो जो दुनिया भर के अनुभव को हम देखें तो एक तो डिसेंट्रलाइज इसको करना बड़ा ज़रूरी है। तो राज्यों का भी जिक्र हुआ है कि राज्यों को शामिल वहाँ पे जो है आपको लोकल लेवल पे जो है, राज्य ही नहीं बल्कि उससे नीचे की जो इकाई है वहाँ पे आप पंचायत के स्तर पर, हाँ, उस लेवल पे कैसे डिसेंट्रलाइज करते हैं, वहाँ पे कैसे एडिक्वेट सपोर्ट देते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इत्यादि जो है वो सब बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर की मैं बात कर रहा था, आप जैसे मैंने आपको बताया कि वो उतना सा पैसा उसको आपने 26 महकमे के माध्यम से बांट दिया है केंद्र में, उसके नीचे जब जाता है तो और भी कई हिस्सों में बढ़ जाता है। तो एलोकेशन जो है उससे अगर हम भागना चाहेंगे तो हमारी समस्या बनी की बनी रहेगी। और जो पूरा का पूरा जो पब्लिक सिस्टम जो है उसको आप कैसे स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रेंथन किए बिना जो एक मूल आधार है, जब तक उसको हम बेहतर नहीं बनाते हैं, नहीं तो फिर वो एक नारेबाजी। 30 सेकंड में ये बताइए फिलहाल कि क्या आपको लगता है कि दिशा बदले जाने की जरूरत है? प्राथमिकता ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्शन बदला जाना चाहिए? देखिए, मैं एक ही छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हमें विकास का क्या मॉडल चाहिए। सशक्तिकरण चाहिए, समाज के व्यक्ति का सशक्तिकरण के रास्ते से जाना चाहते हैं, या उसको एंटाइटलमेंट का, उसको फ्रेबीज देना है, उसको अलग तरीका? तो वह एक तरीका, एंटाइटलमेंट की राजनीति करना चाहते हैं या व्यक्ति को सशक्त करना चाहते हैं? तो व्यक्ति को सशक्त करने के लिए तो उसको स्किल डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा, ताकि वह
अपने आप में सक्षम बन जाए, अपनी चीज काम, और उसको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो लेकिन मेरे कहा यह ख्याल भी जा से रहा है कि बिना हमारा ये बिना अच्छी डायरेक्शन सेहत बहुत के, सही है। बिना अच्छे पोषण के, बिना अच्छी सेहत के, बिना अच्छी शिक्षा के शायद स्किल भी देना मुश्किल हो जाए। लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है, जब उम्मीद जगी है और बात हो रही है कि जो पुराना गौरव है उसे वापस लेकर आएंगे, तो उम्मीद है कि दिशा भी उसी रास्ते से होकर निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।